मेरा आप लोगों से सिर्फ 3 सवाल है। आप लोग 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे होगे एसएससी का या रेलवे का और एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस। तो कहाँ पर ये चूक हो रहा है? एक तो पहली बात ये। दूसरी बात, मैंने अधिकांश लोगों को पाया है कि मेरा इंग्लिश सर कमज़ोर है, कैसे इंग्लिश ठीक करेंगे सर, 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, इंग्लिश मेरा ठीक हो नहीं रहा है। दूसरा सवाल, मैंने खुद बिना कोचिंग का तैयारी किया। पहले अटेम्प्ट में हुआ। पहला अटेम्प्ट मेरा रेलवे था, पहले अटेम्प्ट में मेरा हुआ है। मेरा कैसे हुआ? तो मेरे से एक एक्सपीरियंस तो निकलता है कि बिना कोचिंग का भी हो सकता है। और आई एम नॉट द ओनली पर्सन। दुनिया में लाखों लोग हैं जो बिना कोचिंग के सफल हो रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जो टॉपर भी हैं, नॉट इंक्लूडिंग मी। मेरे अलावा भी बहुत लोग होते हैं जो टॉपर होते हैं, बने यूपीएससी में टॉपर्स होते हैं बिना कोचिंग के भी। तो ये 3 सवाल है आपके साथ, सोचिएगा। So hello, my name is Bharat Mittal. So today we are going to deal with a very crucial issue: how to crack any GOPT examinations like a railway, like a SSC or any state-sponsored examination without coaching. Yes, without coaching, you can do yourself. You are not required to go to any coaching or institutions and spend a lot of money. तो हम लोग आज इस पर देखेंगे। देखो यार, 3 साल 4 साल से आप लोग तैयारी कर रहे हो, ये एक लंबा पीरियड होता है, 4 साल, है ना। तो आपको इस पर जल्दी सोचना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट लाना होगा, क्योंकि टाइम जो जो बीतता जाएगा ना, आपके साथ प्रॉब्लम होता जाएगा। नॉट सिर्फ निराशा नहीं, बल्कि वैकेंसी की भी बात है। वैकेंसी भी कम होती जा रही है, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। आप अगर एक देखोगे, एक मेरे पास एक डेटा है एसएससी का, सीजीएल का। यह 2024 की बात देखो। 2024 में 18,13,000 लोग बैठे, अपियर हुए। वैकेंसी कितनी थी? 18,174। यानी परसेंटेज ऑफ सक्सेस कितने लोग का, परसेंटेज क्या रहा सफलता का? सिर्फ 1.002%। अब आते हैं 2023 में। 2023 में 12,36,000 लोग बैठे। सीजीएल की बात कर रहा हूं मैं। और वैकेंसी कितनी थी? 8,415। सफलता का दर कितना है? ओनली 0.68%। ये 2023 की बात है। 2021 में देखो, 7,80,000 लोग बैठे। वैकेंसी कितनी थी? 7,686। यानी सक्सेस रेट क्या है? 0.98। यानी अगर आप देखोगे ना, 2020, 2021, 2023, तो आपको एक एक चीज बड़ी स्पष्ट नजर आया कि परसेंटेज ऑफ रेट कम होता जा रहा है। और ये परसेंटेज ऑफ रेट कम क्यों हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो ज्यादा है। तो देखो, 2021 में 7,80,000 था, और 2023 में कितना हो गया? 12,36,000। और 2024 में कितना हो गया? 18,13,000 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ता जा रहा है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो जो बढ़ता जाएगा, आपको प्रॉब्लम होता जाएगा, है ना। तो ये बेहतर है कि आप इस पर जल्दी सोचो। ये तो एसएससी की बात है। आरआरबी एनटीपीसी की हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं है, उसकी हालत तो और भी बुरी है। देखो, 2019 में 95 लाख लोग, 95 लाख बैठे एग्जामिनेशन में आरआरबी एनटीपीसी में। वैकेंसी कितनी थी? 35,277। सक्सेस रेट क्या है? मात्र 0.37%। 2019 की बात है। और 2025 में तभी एग्जामिनेशन हुआ है, 89 लाख लोग बैठे। वैकेंसी कितनी है? 8,875 कुल मिला के, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट जो दोनों है। यानी कि सक्सेस रेट कितना होगा? अगर होगा जितने भी लोगों का, तो 0.19% होगा। क्यों? क्योंकि वैकेंसी तो उतना उतना ही रहेगा ना अभी फिलहाल, अगर अभी बात करें तो।
अभी जो रेलवे ने जो अनाउंसमेंट किया है उसके अनुसार अगर 8,875 है तो लगभग सक्सेस रेट 0.19% रहेगा, है ना। अब देखो एसएससी सीजीएल में 2024 में अचानक आपका वैकेंसी बढ़ता है, 18,174 हो जाता है। 18,174 क्यों हुआ? क्योंकि जो 2024 है ना, वो चुनाव का साल था, इसलिए चुनाव के समय भी वैकेंसी आती ही आती है। अभी भी देखो, बिहार की बात देखो, बिहार में वैकेंसी वैकेंसी आ रहा है, लगातार वैकेंसी वैकेंसी बाढ़ आता जा रहा है। वही फिर 4 साल के लिए फिर सबको ठेंगा दिखा दिया जाएगा, है ना। तो, तो ये बात है आपका सीजीएल का और आरआरबी एनटीपीसी का। तो वैकेंसी आपका लगातार कम होता जा रहा है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था, ये जो आपका ऑफिशियल टोटल नंबर ऑफ एपीएल कैंडिडेट है, वैकेंसी है, परसेंटेज ऑफ रेट है, इससे स्पष्ट है कि आपको जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। फर्स्ट बात ये। अब आते हैं मेन मुद्दे पे अपना, कि देखो यार, ये जो पृथ्वी है ना, ये जितना घूम रही है ना, उससे ज्यादा इंसान घूम रहा है। नहीं, अपनी परेशानी के कारण, अपने रिक्वायरमेंट के कारण। तो इसलिए आपको एक लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी। आप भीड़ का हिस्सा हो, आपको सिस्टम का हिस्सा बनना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। फिलहाल आप भीड़ का हिस्सा हो। अगर आप सक्सेस होते हो तो आप सिस्टम का हिस्सा बनोगे। जैसे मैं भी सिस्टम का हिस्सा हूँ गृह मंत्रालय में, तो मैं अच्छे से अंदर तक जान सकता हूँ कि अंदर क्या है ना। बट you have no knowledge about the internal systems. That's why I'm saying. तो you will have to hasten. Yes, जल्दी करना पड़ेगा आपको। अब आते हैं मेन मुद्दा क्या अपना, कि बिना कोचिंग का कैसे कोई सक्सेस कर सकता है। मेरी तरह मैं अकेला तो हूं नहीं, मेरी तरह लाखों लोग बिना कोचिंग का तैयारी करते हैं, इवन पास करते हैं, मेरी तरह टॉप भी करते हैं। तो देखो, कोचिंग ना, आज जरा सोच के देखो कि कोचिंग आपको क्या देता है। कोचिंग आपको क्या देता है? गाइडेंस, टेस्ट देता है ना, नॉलेज देता है, यही सब देता है ना। एक कोचिंग आपको यही सब देता है ना। दूसरा बात क्या, ग्रुप डिस्कशन, यानी कि आपको ग्रुपिंग देता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो ये जो कोचिंग आपको ये 4 चीज देता है ना, गाइडेंस, टेस्ट, नॉलेज, ग्रुप डिस्कशन, तो ये 4 चीज आपको कोचिंग में मिलता है। लेकिन अब देखो कि कोचिंग आपसे लेता क्या है। कोचिंग आपसे लेता क्या है? पैसा लेता है, मनी, है ना। फिर आपका टाइम लेता है, फिर आपको आपकी थकावट यानी फैटिक, और कभी कभी हाफ नॉलेज, गुमराह भी किया जाता है ना। गुमराह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोचिंग को समझो एक तरह से डॉक्टर, एक तरह से ना डॉक्टर की तरह समझो। डॉक्टर को देखा होगा आपने कि अगर वो एबल नहीं होता है, आपका ट्रीटमेंट करने के लायक नहीं भी होता है, तो भी कभी कभी डॉक्टर आपको झुलाता है। क्यों? पैसे के लिए, कि मेरे पास रहेगा तो भले ही ये बर्बाद हो जाए, मर जाए, लेकिन अंतिम सांस तक इसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? इससे मेरे को पैसा आ रहा है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोचिंग आपको गुमराह भी करता है। इसलिए मैंने बोला हाफ नॉलेज, और कंप्लीट नॉलेज आपको कोचिंग बहुत कम देता है। क्यों? अधिकांश कोचिंग आप देखोगे, जो मेंटर होते हैं कोचिंग के पढ़ाने वाले, वो खुद सक्सेसफुल नहीं होते हैं यार। जिस तरह आपका यूट्यूब चैनल पर है, बहुत आपको यूट्यूब चैनल ऐसा मिलेगा अधिकांश जो खुद कभी कंपटीशन पास नहीं किया, लेकिन वो आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये हाफ नॉलेज वहां मिलेगा ही मिलेगा। जो बंदा, जरा सोच के देखो कि जो बंदा सफल है, मान लो मैं हूं या मेरी तरह कोई और है, जो बंदा सीजीएल पास किया हुआ है वो आपको अच्छे से बताएगा, या फिर जो बंदा कभी कभी पास किया नहीं, है ना। तो कोचिंग आपको देता है तो लेता भी है। अब सवाल उठता है कि ठीक है, आपको कोचिंग गाइडेंस करता है, टेस्ट देता है, नॉलेज देता है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नॉलेज। अब सवाल उठता है कि ठीक है,
नॉलेज देता है आपको। अब बिना कोचिंग का हम कैसे कर सकते हैं? ये 4 चीज अगर आपको देता है कोचिंग, यानी देखो, बिना कोचिंग का तैयारी करने का मतलब क्या है कि कोचिंग के स्थान पर अब जो कोई चीज हमको कोचिंग देता है, हम खुद बिना कोचिंग का वो चीज कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मतलब तो यही हुआ ना कि बिना कोचिंग का हम जो चीज कोचिंग हमको देता है वो चीज हम खुद घर में कैसे हासिल कर सकते हैं बिना कोचिंग का। जैसे आपको गाइडेंस की बात है, ठीक है, कोचिंग आपको गाइडेंस करता है, बिना कोचिंग का भी आपको गाइडेंस मिल सकता है। कैसे? यूट्यूब पे, यूट्यूब पे कोई मेंटर हो, मेंटर मीन्स आपको गाइड करने वाला, आपको पढ़ाने वाला अच्छे से, क्वालिटी एजुकेशन, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन, नॉट हाफ नॉलेज। तो गाइडेंस आपको यूट्यूब पे मेंटर के रूप में मिल सकता है। जैसे मान लो मुझे नॉलेज है तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। एक तो ये है। टेस्ट की बात है कि टेस्ट कोचिंग में चूंकि बार बार आप जाते हो, आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह होता है, तो टेस्ट होता है तो आपका ऑनलाइन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे सब टेस्ट के साइट्स हैं, तो वहां से आप कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्स नेट है, एग्जाम्स नेट को कभी ट्राई करना, देखना। आपके हर तरह के, चाहे जेईई हो, चाहे नीट हो, चाहे एसएससी हो, यू नो, चाहे आरआरबी हो, सबका वहां पर आपको पीवाईक्यू मिलेगा। आपको ऑनलाइन जिस तरह आप एग्जामिनेशन हॉल में सीवीटी में बैठते हो, आप उस तरह का टेस्ट मिलेगा आपको, वहां माहौल मिलता है उस तरह का। आप कभी ट्राई करना एग्जाम्स नेट को, फिर आप खुद भी सेल्फ टेस्ट कर सकते हो। कैसे? आप ऑनलाइन कोई डाउनलोड करो पीवाईक्यू को, आप फिर आप घर में एक टाइमर लगाओ मोबाइल में कि हाँ मुझे 40 मिनट बैठना है, 40 मिनट है, मुझे ये टारगेट है, 120 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन। आप खुद करो और उस दरमियान किसी सबको बोलो, अपना फैमिली मेंबर को, कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, तो टेस्ट ऐसे हो सकता है। बात रही नॉलेज की, नॉलेज में अब क्या है, आपके पास बेसिक बुक्स वगैरह, टेक्स्ट बुक वगैरह होंगे, आप उससे लोगे। दूसरी बात, आप यूट्यूब से नॉलेज ले सकते हो, अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं। मैंने शुरू किया है, तो ये मैं चूंकि शुरुआती दौर में हूँ, तो अगर आप लोग का साथ रहा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इस पर, मैथ के लिए, फिर इंग्लिश के लिए। ये 2 चीज़ तो मैं अच्छे से ले ही सकता हूँ आराम से। तो मैं आपको मैथ और इंग्लिश का भी क्लास लूंगा। तो एक तो ये है कि नॉलेज बुक का और यूट्यूब से आप नॉलेज ले सकते हो। डिस्कशन की बात है, आपका खुद जो फ्रेंड्स हैं आपके, आप जो आपके लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं, आपके सोच की तरह, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हो यार। दूसरी बात क्या, जो कोई भी आपके शहर में कोचिंग है, जब कभी भी छुट्टी होती है कोचिंग की, आप खड़े हो जाओ वहां पे, फिर वहां से जो 2 4 10 50 स्टूडेंट आपको निकलता है, आपसे पूछो क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, यार थोड़ा आप मेरा हेल्प करो, या हम दोनों क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह वहां भी आपको कुछ बंदे मिल जाएंगे डिस्कशन के लिए। अच्छा सब धीरे धीरे आपकी दोस्ती होगी, फिर आप पढ़ सकते हो। तो बिना कोचिंग का आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जो आपका कोचिंग नॉलेज देता है, टेस्ट देता है, गाइडेंस देता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या है? घुमा फिरा कर नॉलेज, है ना? घुमा फिरा कर वही है, नॉलेज चाहिए तो नॉलेज। तो कैसे नॉलेज कहाँ से आएगा आपका बिना कोचिंग का? तो एक तो है बेसिक बुक्स यार, बेसिक बुक्स। यस, जैसे मैंने पहले बोला आपको कि एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी आपको एटलीस्ट क्लास 7 से या 6 से पढ़ना चाहिए। जैसे हिस्ट्री है या साइंस है, मैथ ना सही, मैथ की ज़्यादा मैटर नहीं करता यहाँ पर एनसीईआरटी के लिए, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस, है ना? तो ये आप बेसिक है। दूसरी बात, ग्रामर की बात है इंग्लिश की, तो आप क्लास 7 से लेकर के जो भी स्टेट लेवल का जो आपका स्कूल का है ग्रामर, वो वहां से ले सकते हो, या फिर मार्टिन वगैरह की जो बुक है वहां से पढ़ सकते हो, या कोई ऐसा भी ना जैसे ए मिरर ऑफ कॉमन एरर है, वहां से भी आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, है ना? तो ये तो हो गया आपका कि बुक से, जो बेसिक बुक है। जैसे मैथ की है, तो मैथ के लिए तो आपका चैनल काफ़ी है, यूट्यूब जो अच्छा चैनल है वहां से आप पढ़ सकते हो, है ना? तो ये तो बेसिक बुक है जहाँ से आपको नॉलेज मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि जो
पर्सन है, मेंटर आपको चाहिए, है ना। नॉलेज कहाँ से मिलेगा? एक तो बेसिक बुक से मिलेगा ना, दूसरी बात कहाँ से? यूट्यूब से। यूट्यूब के जो अच्छे चैनल्स वगैरह हैं वहां से। और खासकर मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप जब किसी चैनल को चुनते हो ना, तो ये जरूर देखो कि बंदा एक्सपीरियंस्ड है, बंदा पहले से कोई कंपटीशन निकाला हुआ है, टॉपर है अगर तो और अच्छी बात है, अदरवाइज अच्छा नॉलेज कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, है ना। तो एक तो वो बात है जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है उसके लिए है। तीसरी बात, गूगल। अगर जो चीज आपको नहीं आता है आप गूगल करो उसको, वहां से आप डिटेल जानो। मान लो आपको जानना है कि कोई पीवाईक्यू आप ये बना रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पीवाईक्यू में और आगे क्या होना चाहिए। कोई पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, जब मान लो जीएस का कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको गूगल करो, वहां से डिटेल मिलेगा आपको, है ना। जैसे मान लो आपका अभी लद्दाख का प्रोटेस्ट चल रहा है, लद्दाख का आंदोलन चल रहा है कि 6th शेड्यूल, छठी अनुसूची में लाने के लिए आंदोलन चल रहा है, स्टेटहुड में लाने के लिए आंदोलन चल रहा है। तो फिर आप गूगल करो ना यार कि 6th शेड्यूल होता क्या है, उसके बारे में डिटेल जानो, उसका क्या प्रावधान है, किस किस राज्य में, जैसे मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम में है। चलो ठीक है, सिर्फ 4 राज्य में है, 4 राज्य के अलावा भी है क्या? तो नहीं। तो क्या है 6th शेड्यूल में, क्या प्रोविजन होते हैं, किस तरह के प्रोविजंस होते हैं, सारे गूगल करो। तो गूगल बेस्ट टीचर है आपको नॉलेज के लिए, नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, है ना। तो एक तो ये है, ग्रुप डिस्कशन आपका आपके फ्रेंड से मिल जाएगा, जरूरत नहीं आपको कोचिंग का फिर वहां पर आपको, है ना। तो ये तो नॉलेज की बात हुई कि नॉलेज बिना आप कोचिंग का आपको कहाँ से मिल सकता है? बेसिक बुक, यूट्यूब, बट यूट्यूब में एक्सपीरियंस्ड जो पहले से निकाला हुआ हो बंदा, गूगल, और आपका अपना फ्रेंड्स। हालांकि एसएससी वगैरह में ग्रुप डिस्कशन का जरूरत नहीं पड़ता है, हाँ, लेकिन मैंने देखा मैंने बहुत बार क्या देखा है कि लोग क्विज करते हैं बैठ करके, 10 15 20 बंदे होते हैं, वो क्विज करते हैं। उधर से एक बंदा आता है, ऑब्जेक्टिव लेकर के, लोग बैठते हैं बनाते हैं, बस चल दिया। फिर अगले दिन बैठते हैं बनाते हैं, फिर चल दिया। क्या कितना सही हुआ, किसका कितना गलत हुआ, ये तरीका नहीं है। और क्विज करने का ये तरीका नहीं है। जो भी मान लो 20 क्वेश्चंस आप लोग बनाते हो क्विज कर करके, उस पर पूरा डिटेल से उस पर डिस्कशन किया करो, तभी होगा, है ना। मान लो आप एक 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 क्वेश्चन आ गया कि ठीक है, 2024 का ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया, तो ठीक है, गुकेश को दिया गया, प्रवीण कुमार को दिया गया, हरमनप्रीत कौर को दिया गया, है ना, मनु भाकर, 4 लोगों को दिया गया। अब उस पर डिटेल्स डिस्कशन करो कि इसके पहले इसको क्या बोला जाता था, कब स्थापना हुआ मेजर ध्यानचंद का पुरस्कार का, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ही बोला जाता था, है ना। तो क्यों उसको चेंज किया गया, तो मेजर ध्यानचंद्र कौन थे, तो कौन इसको देता है, खेल और युवा मंत्रालय में, तो खेल और युवा मंत्रालय में मंत्री कौन है, सब पर डिटेल जाना करो इसके बारे में, वो डिस्कशन ज्यादा फ्रूटफुल होगा आपको, है ना। तो ये है एक्चुअली। जहां तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश देखो, ये तो मैं मानता हूं कि जो ग्रामीण इलाके, रूरल एरिया के लोग हैं, उनका इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एक सर्वे है मेरे पास, एक है इंडिया टुडे का सर्वे है, कि रूरल एरिया के जो बंदे हैं, लड़के बच्चे, और जो अर्बन एरिया यानी शहरी, उनका परसेंटेज, जो सक्सेस रेट का परसेंट है, कितना कितना है। तो ये एक सक्सेस, इंडिया टुडे का एक सर्वे है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे नीट है, तो नीट जो मेडिकल वाला होता है ना, तो उसमें जो बच्चे कंप्लीटली गांव में रह करके पढ़ रहे हैं, वो उनका सक्सेस रेट 12% है। लेकिन जो शहर में आकर के पढ़ रहे हैं, शहर के बच्चे हैं, उनका सक्सेस रेट स्टार्कली देखोगे तो 88% है। ये 2021 की बात है। अब आते हैं एसएससी सीजीएल की बात है, 2024 की। जो ग्रामीण लड़के हैं या ग्रामीण जो बच्चे हैं, जो सिर्फ गांव में रह के पढ़ रहे हैं, उनका सक्सेस रेट देखो 29.179, और जो शहर में है वो 70.83% है।
2024 की बात कर रहा हूँ। आरआरबी में देखो 2019 में जो ग्रामीण है वो 31.83%, लेकिन जो शहरी है उसका 68.174%। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गांव में जो एम्यूनिटीज है, फैसिलिटी है, वो कम है। जैसे मान लो कोचिंग है, कुछ लोग कोचिंग जाते हैं, वो है, कुछ अच्छी बुक्स है, कुछ दूसरी बात माहौल है। आप अगर फैमिली में रहोगे तो फैमिली का प्रेशर होता है, कुछ मेंटली डिस्टरबेंस होता है, वो होता है ना। तो ये सब चीज होते हैं। तो इसलिए शहरी लड़के या शहरी जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं शुरू से। सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी दूसरे सब्जेक्ट्स में, सिर्फ उसकी बात नहीं है। अब एक और सर्वे देखो, ये इंडिया टुडे का ही है कि जो किताबों को प्रेफर करने वालों का परसेंटेज रेट क्या है सक्सेस का। सिर्फ किताब, ये तुम्हारा है कि किताबों को प्रीफर करने वाले परसेंटेज रेट दिया हो, ये किताबों को प्रीफर करने वाले नहीं है, ये सक्सेस रेट ये है कि जो किताब पढ़ करके सक्सेस करते हैं वो है। और जो सिर्फ ऑनलाइन और जो दोनों है ना, तो लास्ट कॉलम में दोनों है 50-50। और तो जेईई देखो, जेई में जो किताबों को पढ़ के सफल हुए हैं वो है 69.47%, सिर्फ किताबों को। और जो प्रेफर करते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑनलाइन प्रेफर करने का मतलब है कि वो ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन किताब को भी थोड़ा बहुत देखते हैं, तो इसमें है 12.18%। और जो दोनों, तो वो है 18.35%। जेई का स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन का ऐसा है कि वो किताबों वाले ही ज़्यादा सक्सेस रेट होगा ही होगा, क्योंकि उसको तो बस मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से मतलब होता है। एक तो ये है जेई का। एसएससी में आते हैं, जो किताबों को प्रीफर करके सक्सेस रेट उनका है वो है 39.93%, लेकिन ऑनलाइन को प्रीफर करने वाले का देखो 26 है मात्र। और जो दोनों पढ़ते हैं उसका 33.75% है। यानी कि एसएससी में अगर देखोगे जो दोनों है वो फायदे में है, यानी कि हाइब्रिड, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन वाले भी, यानी किताब को भी पढ़ो आप और ऑनलाइन भी, तो फायदा है आपको। और यूपीएससी में 32% आपका एक जो किताबों को प्रीफर करते हैं, ऑनलाइन 27% है ना, और रेस्ट आपका दोनों में आता है 39%। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दोनों प्रीफर करना चाहिए, बुक भी और ऑनलाइन भी, है ना। सिर्फ ऑनलाइन नहीं, सिर्फ ऑनलाइन पे प्रीफर करने वाले लोगों का बहुत बुरा हाल होता है। इसलिए आप ऐसा मत करना। और टाइम जो आपका है, जरा सोच के देखो, आप टाइम कहाँ बर्बाद कर रहे हो, है ना। आप सीरियसली आपको लगना पड़ेगा, आप टाइम बर्बाद कहाँ कर रहे हो। आप खुद अपने आप को जरा चिंतन करो, खुद अपने आप को क्रिटिसाइज भी करो कि आप गेम, मैंने बहुतों को देखा है गेम लगे रहते हैं, दिन भर गेम लगा मोबाइल पे चला रहे हैं, गेम या सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो शॉर्ट्स देख रहे हैं। टाइम बर्बाद मत करो, है ना। तो बिना कोचिंग का आप कर सकते हो, विकल्प के रूप में आपके पास काफी कुछ है। यार अब वो जमाना नहीं रहा, ऑर्थोडॉक्स सोच छोड़ दो, ऑर्थोडॉक्स सोच आप छोड़ दो कि यार वो पुराना जमाना था जब सब लोग सोचते थे नहीं बिना कोचिंग के मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता है ना। मेरे मेरे भी एक दो दोस्त थी क्लास मेरे कॉलेज में, वो दिन भर कोचिंग में पढ़ती रहती थी। कॉलेज जाती कम थी और कोचिंग ज़्यादा जाती थी, दिन भर कोचिंग, कोचिंग साइट, फिर लाइब्रेरी, फिर कोचिंग, फिर लाइब्रेरी, कुछ नहीं हुआ उसका। इवन यहाँ तक कि वो कांस्टेबल का एग्जाम तक में प्रॉब्लम हो गया उसको। तो ऐसा कुछ नहीं है। कोचिंग, ये जो सोच है ना अब कि कोचिंग कोचिंग कोचिंग, ये पुरानी सोच है। अब आपके पास ऑनलाइन के रूप में काफी कुछ है। यूट्यूब इज अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज। अथाह अथाह सागर है इसमें नॉलेज का, इसलिए आप उसका यूज करो। आप कोचिंग वोचिंग से ज्यादा यूट्यूब कोचिंग के सामने, यूट्यूब के सामने कोचिंग क्या है? कुछ भी नहीं है यार। तो उसका यूज करो आप, और ये दिमाग से हटा दो कि बिना कोचिंग का कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, है ना।
बस आपके पास एक बुक्स वगैरह अच्छी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए, यूट्यूब का अच्छा चैनल। हाँ, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जो भी पढ़ो, जिससे भी पढ़ो, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, सो योर basic books, standard books will lead your life, and a good channel that gives you a quality knowledge that will lead your life. Okay, so adopt a good and a standard education. ऐसा नहीं कि आप मतलब आपका टाइम बर्बाद करते रह जाओ, आप फिर पता चला कि आप जो है 5 साल 6 साल के बाद आप घर चले गए और कुछ नहीं किया, कोई फायदा नहीं होगा फिर। ठीक है, तो आप गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, आप बिना कोचिंग का कर सकते हो। मैंने बिना कोचिंग का किया, और क्या नहीं निकाला मैंने, एसएससी 2-2 निकाला, आरआरबी रेलवे मेरा 3-3 निकाला मैंने, एनडीए निकाला। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, यू कैन डू योर सेल्फ। बट यस, यू हैव टू डिटरमाइंड योर सेल्फ, यस यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, एंड इफ यू डिटरमाइंड योर सेल्फ, यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, है ना। तो महात्मा गांधी ने बोला भी है, आप जो सोचते हो आप बन जाते हो। मोबाइल लेकिन आग है ना। मोबाइल आग है, जो आग आपका खाना पका सकता है, आपको गर्मी दे सकता है ठंडी में, वो आग आपको जला भी सकता है। ये विवेकानंद ने बोला था कि जो आग आपको गर्मी देती है, वो आग आपको जला भी सकती है। इसमें आग का दोष नहीं है, आपका दोष है। तो मोबाइल का यूज जरा सोच समझ के करना, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। बुक और ऑनलाइन ये 50-50 रखो। सब कुछ आप ऑनलाइन मत करो कि दिन भर लगे हम, चलो पढ़ भी रहे तो दिन भर मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, मत करो ऐसा, ये आपके लिए घातक सिद्ध होगा आगे। ठीक, बाय।